नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में गुरुवार की देर रात बड़ा बदलाव कर दिया गया। प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खास आईएएस ऑफिसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग मिल गया है। कुल 46 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। इसमें से कई अफसरों के पर कतरे गए हैं, कुछ अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ लोगों से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं। बिना विभाग के टहल रहे अफसरों को भी अब विभाग मिल गया है। संजय प्रसाद फिलहाल प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री और प्रोटोकॉल और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देख रहे हैं और अब इन पदों के साथ ही उनके पास गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग भी आ गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे सीधा जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये बदलाव हुए हैं, फिरबदल देखने को मिला है, इसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वजह और क्या मायने? धन्यवाद गौरव जी, मुझे इस अवसर पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए। खासतौर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था वो लगभग दशकों तक ऐसी थी कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाते थे वो इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी थे जिनको सरकार अपने निजी स्वार्थों के नाते उनको बनाती थी। उनको जो पद दिया जाता था 3 से 4 पद, जैसे आप केंद्र सरकार में समझते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। तो गृह विभाग ऐसा विभाग है, अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा था कि वहां पे भी इस बात को लेकर खींचतान हो रही थी कि गृह विभाग किसके पड़ेगा। शिंदे जी चाहते थे कि उनके पास गृह विभाग जाए, अजीत पवार चाहते थे कि उनके पास जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हर राज्य में गृह मंत्रालय अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण जो है ना ये वो है जो विभाग रहती है, जिसके नाते गृह विभाग को लेकर के बहुत ज्यादा एक सतर्कता रहती है। अब मैं उत्तर प्रदेश पे लौटता हूँ खासतौर से। हमने आज का जो अपना ये जो हमने प्रोग्राम का जो नाम रखा है योगी के संजय, ठीक है, ये कार्यक्रम, ये नाम का विषय ये कि ये बात आज की नहीं है। लगभग 2018 एंड में या 19 बल्कि मैं बोलूंगी, उस समय हमारे यहाँ ये जो हमारे वर्तमान प्रमुख सचिव गृह जिनको बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश आते हैं। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ करते थे। संजय प्रसाद जी का जो मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वो जिलाधिकारी के रूप में रह चुके हैं और शुरुआती दौर में वो सूचना एवं प्रसारण जो विभाग है वहां का, उसके भी वो एडिशनल डायरेक्टर रह चुके थे। अब जो कार्यशैली है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं, उनको जो लोग रिपोर्ट करते हैं, देखिए अब ये वो वाले प्रधानमंत्री नहीं है जो इससे पहले कई सारे प्रधानमंत्री रहे। मैं किसी पर नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि पद की गरिमा है, लेकिन वर्तमान पद पे जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा, उस पद की गरिमा का जिस प्रकार से उन्होंने उसको जिस ऊंचाइयों तक लेकर गए, मुझे नहीं लगता है कि हमने अपने एरा में अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री का पद देखा था। और वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। महाराज जी, जिनको हम उनको महाराज जी के नाम से हम उन्हें कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, वो अपने साथ जितने भी अधिकारियों को लेकर चलते हैं वो सारे अधिकारी वो हैं जिनको वो उनकी कार्यशैली के अनुसार उनको वो जिनका चयन करते हैं। मैं आपको बताते चलो कि विभाग उनके पास गृह का पहले भी था। जब अवनीश अवस्थी 2022 में जब वो रिटायर होते हैं 31 जुलाई को, तो उसके बाद ये गृह विभाग संजय प्रसाद जी के पास आता है। उसके बाद लगातार उनके पास ये विभाग बना रहा, लेकिन चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको इस पद से उन्होंने विभाग ले लिया, क्योंकि आप समझते हैं कि चुनाव के टाइम पर ऐसा विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि जो वर्तमान में उस समय डीजीपी और जो प्रमुख सचिव गृह या गृह सचिव होता है वो निजी फायदे पहुंचा सकता है सरकारी यानी सरकार वाली पार्टी को खास तौर से। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमिश्नर के उनके रिकमेंडेशन पे इनको वहां से विभाग ले लिया गया था। और अब क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि विभाग लेने के बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री जी उनको एक जिद पर उनको ले लें, लेकिन
कार्यशैली ऐसी है संजय प्रसाद जी की, और खासतौर से गृह विभाग वो विभाग है जो 24 घंटे का विभाग है। आपको पता होना चाहिए कि दिन में घटनाएं नहीं घटती, घटनाएं अक्सर रात में घटती हैं, सुबह घटती, कभी भी घट सकती हैं। इसी वजह से 24 घंटे का ये काम है, और ये विभाग सबसे बड़ा सरदर्द है, और खास तौर से ऐसे हुक्मरानों के सामने, यानी योगी आदित्यनाथ जी के सामने जिस प्रकार से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए विभाग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सारे अधिकारी विभाग को लेना नहीं चाहते और वो खुद दूरी बना के रखते हैं। लेकिन संजय प्रसाद ऐसे अधिकारियों में से उनकी गिनती है जो 24/7 अपना पूरा डेडिकेशन, पूरी लॉयल्टी उत्तर प्रदेश के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए डेडिकेट करते हैं, इसलिए उनको ये विभाग वापस दिया जाता है। जबकि उनके पास पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। उनके पास प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का विभाग है, उनके पास प्रमुख सचिव सूचना का विभाग है, और अब उनके पास प्रमुख सचिव गृह का विभाग आ गया है। तो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास आया, और मैं ये कह सकता हूं आपसे, ये चयन सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी वो जो भी फैसले लेते हैं वो अगले की कार्यशैली पे लेते हैं, वो किसी रिकमेंडेशन या निजी स्वार्थों के लिए नहीं लेते। मैं आपको बताते चलूं जी गौरव। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नए साल में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव एक नए विजन और एक नए नैरेटिव को तरफ इशारा करता है, चूंकि खास योगी के संजय हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। ब्रजमोहन जी, निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए जो तमाम जितने भी अधिकारी हैं, खासतौर से जो महत्वपूर्ण पद पे यहाँ पे हैं, वो आप ये मान के चलिए कि उनको भी खासतौर से ये विभाग बदले गए, यानी सबकी ही कार्यशैली को उनका अवलोकन किया जा रहा है। और देखिए मैं आपको बताते चलूं कि जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको फॉलो करते हैं, मैं आपको बताते चलूं, वो टोटली उनको उनकी कार्यशैली को वो फॉलो करते हैं। तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार में लगभग अभी कुछ दिन पहले, बल्कि मैं कुछ हफ्ते पहले बोलूंगा, कई सारे प्रशासनिक फेरबदल हुए। तो ये अपने आप में बताता है, दिखाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उनके तरह से उनकी कार्यशैली पे काम करते हैं, और जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनके विभाग और बेहतर दिन दिए जाते हैं, और जो अधिकारी काम अच्छा नहीं करते हैं या ऐसे अधिकारी हो सकता है जो काम खराब नहीं करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं, उनके साथ भी फेरबदल होता है। और उसी क्रम में, क्योंकि देखिए आने वाला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ये वर्ष जो नया आया है, सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है, आपको पता है प्रयागराज के अंदर खासतौर से, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको मैं ये भी बताते चलूं कि देश के जो लीडर ऑपोजिशन है वो भी उन्होंने जो उनकी सांसदी है, जिनको जो वो संसद सदस्य बने हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से बने। तो उत्तर प्रदेश वो पक्ष और विपक्ष दोनों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, जहां पे दोनों के दृष्टिकोण से ये पूरा देखा जाता है। और इसी क्रम में ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है जो काम बेहतर कर सके और विपक्ष को मौका ना मिले उंगली उठा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ब्रजमोहन जी आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की भाटी विहार कॉलोनी में बने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, और इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पैरा ओलंपिक और खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत खेलों में हम स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए देते हैं। अब तक हमने 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों में नौकरी दी है। इसलिए मैं कहूंगा कि खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार, गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं।
प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैं देख रहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी हूं, मेरे पास वॉलीबॉल की टीम है। कालीवाड़ी के बाबा भी कह रहे थे कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और भाटी बिहार के लोगों के लिए तो उनके घर में ही अब इतनी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रॉपर। खबर दिल्ली से है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पीसी की और अपने इस पीसी में उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना समेत यमन की सेंट्रल जेल में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया और भारत अमेरिका के बीच चल रहे H1B वीजा पर भी खुलकर बात की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पीसी में। First, your question regarding Bangladesh. A week back I had confirmed that we had received a communication from the Bangladesh authorities in respect of former PM Sheikh Hasina. Further than that, I have nothing to add at this point in time. On Nimisha Priya case, we are closely following the developments there. As we had told you earlier also, that the government is extending all possible help in the matter, and we'll see how things go forward from here. H1B visa, you would understand that this India-US partnership, which is an expansive world, and both our countries have strong and growing economic and technological partnership, and within this ambit, mobility of skilled professionals is an important component in this ambit and this collaboration. India-US economic ties benefit a lot from the technical expertise provided by skilled professionals, with both sides leveraging their strengths and competitive value. We look forward to further deepening India-US economic ties, which are to our mutual benefit. सवाल बांग्लादेश में जो रिहाई की बात आपने कही, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हमारा ये मानना है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बांग्लादेश में इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, उस पे जो वहाँ इंडिविजुअल्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, यही हमारी अपेक्षा है। दूसरा जो आपने कहा नए ट्रम्प सरकार के आने वाली सरकार के बारे में, तो अमेरिका के साथ हमारे बड़े गहने और घनिष्ठ रिश्ते हैं। हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पिछले कई सालों में और दशकों में ये
इस रिश्ते में बहुत मजबूती आई है और नए आने वाले सरकार, ट्रंप सरकार के साथ के एडमिशन के साथ भी हम लोग मजबूती से काम करना चाहेंगे। इसके अलावा मेरे पास, आपको पता होगा कि अभी विदेश मंत्री और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां का दौरा करके आए हैं, जिसका हम लोगों ने आपको इसके बारे में बताया भी है मीडिया के माध्यम से। तो हम आने वाले दिनों में इस रिश्ते को और फर्स्ट अबाउट द डैम that you referred to. We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung-Tsangpo river in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. You also had a question regarding the counties. We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels. These are articles that you referred were published by Washington Post, one on Maldives and the other one in relation to Pakistan. So to that I would say that both the newspaper and the reporter in question appear to nurse a compulsive hostility towards India. You can see a pattern in their activities. I leave you to judge their credibility. As far as we are concerned, they have none. उधर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया और भगवान भोलेनाथ से राष्ट्र कल्याण और सभी नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर में नवनिर्मित आश्रय गृह का लोकार्पण किया और राप्ती नदी में गिरने वाले नालों की जल शोधन परियोजना का भी शुभारंभ किया। गोरखपुर में हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहां की पूरी टीम, यहां के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था, वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया। और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इससे इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जाकर के उसको ईंट के झावे से
मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का